हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरव स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का तीसरा अध्याय खनिज और शक्ति संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। कीरी सुकांत से मिलने धर्मार्थ के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। कहाँ? तो कीरी जो है सुकांत से मिलने के लिए धनबाद जा रही है। कहाँ पे? पैतृक उसका स्थान है वहाँ पे। कीरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी और ये जो काला क्षेत्र विशाल धनबाद की तरफ देख रही थी वो देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला धूल भरा क्यों है? ये कीरी पूछती है सुकांत से। उसने पूछा, यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है। और बोलता है सुकांत, जो ये कोयले के खदान के निकट होने के कारण यह जो है क्षेत्र काला है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हैं? ये जो ट्रक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। सुकांत ने उत्तर दिया। और ये सब जो दिख रहे हैं ट्रेन, ये जो ट्रक दिख रहे हैं, ये खनिज को लेकर, कोयले की जो है उसको लेकर इधर से उधर करते हैं। खनिज क्या है? ये कीरी पूछती है। खनिज किसको कहते हैं? ये कीरी के सवाल हैं। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानवाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? क्या आपने कभी नानवाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? ये सुकांत कहता है। उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी-कभी अंडे को ही मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं, तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं? जो आप बिस्किट खा रहे हैं इन सब से मिश्रित होके, और उसको आप अगर पृथक रूप से अलग-अलग करके देख सकते हैं, तो जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं, जो खनिज कहलाते हैं। क्या आप समझ गए? खनिज किसको कहते हैं? चट्टानों में कई प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान प्रपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। और यह खनिज कहाँ है? पृथ्वी की चट्टान प्रपटी है उनमें फैली हुई है। क्या आप जानते हैं, आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी खनिज है। क्या है? जो आप भोजन में नमक का उपयोग कर रहे हैं, जो आप पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग कर रहे हैं, ये क्या है? खनिज है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। जिसका एक रासायनिक संगठन होता है, वो क्या कहलाता है? एक खनिज है वह। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। वह किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूहों में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं हैं, जैसे आर्कटिक महासागर स्तर और अंटार्कटिका। यहाँ पर जो है अभिगम नहीं है। आगे पढ़ेंगे। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग-अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों वैसे रंग मतलब भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के कारण के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। खनिज को आप इस प्रकार से पहचान सकते हैं। खनिजों के प्रकार। अब खनिज के कितने प्रकार हैं? खनिज के प्रकार को हम पढ़ेंगे। पृथ्वी पर 3000 से अधिक जो हैं विभिन्न खनिज हैं। बहुत 3000 से भी अधिक हैं। संरचना के आधार पर खनिज को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक में वर्गीकृत किया गया है। कितने? तो 2 भागों में, धात्विक और अधात्विक में। आप यहाँ पर देख सकते हैं खनिज को, धात्विक और अधात्विक। धात्विक में 2 हो गए, लौह और अलौह। खनिज का वर्गीकरण इस प्रकार से आप कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं सेल किसको कहते हैं? सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिज का एक समूहन है। क्या है? सेल क्या है? तो एक खनिज के अवयवों जो हैं एक से अधिक खनिजों का एक समूहन होता है, उसको सेल बोलते हैं। और सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है, अयस्क कहे जाते हैं। सेल जिनसे खनिजों का खनन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिज 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं और 2800 में सिर्फ 100 ही खनिज जो है अयस्क समझे जाते हैं।
अयस्क खनिज समझे जाते हैं। यहाँ पर आप धात्विक को पढ़ेंगे और अधात्विक को पढ़ेंगे। तो धात्विक क्या है? तो धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं। क्या होते हैं? ये धातु कच्चे रूप में होते हैं। धातुएँ कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को संचालित करती हैं। क्या है ये? ये कठोर पदार्थ हैं और ऊष्मा और विद्युत को ये संचालित करते हैं, जिनमें ध्रुति या चमक की विशेषता होती है। इसमें चमक होती है। और लौह अयस्क बॉक्साइट, मैंगनीज और अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। आपसे उदाहरण भी पूछता है तो इसके बॉक्साइट और मैंगनीज इसके उदाहरण हैं। धातु किसको कहते हैं? जिसमें ये कच्चे रूप में होती है, जिसमें कठोर धातुएँ ये क्या होती है? ये कठोर होती है, इसमें ऊष्मा होती है, इसमें विद्युत होते हैं। विद्युत और ऊष्मा को संचालित करती है, इसमें करंट होता है। ये क्या होते हैं? इसमें चमक होती है, जैसे अयस्क और बॉक्साइट, मैंगनीज ये सब क्या है? धातु है। धातुएँ धात्विक कहलाती हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। लौह खनिज जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट में लोहा होता है और लौह खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातुएँ या सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकता है। ये सब भी क्या है? सोना, चांदी, तांबा ये सब भी धातुएँ हैं। इसके बहुत मूल्यवान ये सब चीज़ होते हैं जो कि आप जानते हैं। लोहा को भी आप जान रहे हैं, मैंगनीज, बॉक्साइट ये सब क्या हो जाएँगे? तो धात्विक हैं। अधात्विक किसको कहते हैं? तो अधात्विक खनिजों में धातुएँ नहीं होती हैं। चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। ये इसमें जो है चूना पत्थर है, खनिज है, अभ्रक है, ये सब क्या है? अधात्विक हैं। और इसमें आप और देखेंगे तो खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक हैं। कोयला और पेट्रोलियम भी क्या है? अधात्विक ही है। खनिजों को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। यहाँ पर पढ़ेंगे खनिजों का निष्कर्षण। खनन को हम कैसे-कैसे कर रहे हैं? तो खनन के द्वारा, प्रवेधन के द्वारा और आखनन के द्वारा। खनन में आप देखेंगे विवर्तित खनन है और कूप की खनन है। कूप की खनन है। यहाँ पर खनिजों का निष्कर्षण आप देख सकते हैं। 3 प्रकार से किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं तेल के लिए आप अब तक तेल का प्रभेदन हो रहा है। ये तेल को समुद्र में निकालने के लिए इस चीज़ का जो है इन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। इस मशीन के द्वारा जो है तेल निकाला जाता है। पृथ्वी की सतह के अंदर दबे सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है और पृथ्वी के अंदर जो भी दबी चीज़ खनिज हैं, उनको बाहर निकालेंगे, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको खनन कहते हैं। खनन के द्वारा वो चीज़ निकाली जाती है। खनिज को खनिज जो कम गहराई में स्थित हैं, वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं और जो कम गहराई में जो हैं स्थित हैं, उसको जो है पृष्ठीय स्तर को हटा देते हैं और उसको निकाल लेते हैं। इसे वि विवित्र तनन विपरीत खनन कहते हैं। क्या बोलते हैं? विविक्त खनन बोलते हैं। ये जो जिसमें आप थोड़े से ही गहराई में इसको निकाल लेते हैं। गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, ये पेट्रोल जो है गहन वेधन के द्वारा निकाला जाता है। ये क्या होता है? गहन वेधन जो होता है वो कूपक कहलाता है कहते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुँचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे कूपकी खनन भी कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं? कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रभेदन कहते हैं और जो गहन खुदाई के लिए की जाती है उसको क्या बोलते हैं? प्रभेदन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। सतह के निकट जो स्थित खनिज है उसको जिस प्रक्रिया से आप आसानी से निकाल लेंगे वो आखनन कहलाएगा। क्या आप जानते हैं? आप सेल को देखकर बता सकते हैं यदि इनमें तांबा है क्योंकि जब क्योंकि तब सेल का रंग जो होता है नीला प्रतीत होता है। जब तांबा रहता है तो उसमें नीला प्रतीत वह सेल होता है। आगे पढ़ेंगे तो खनिजों का वितरण। अब खनिज के वितरण के बारे में पढ़ेंगे। तो खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित सेलों में, जबकि अन्य अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। 3 यहाँ पर दिया गया है आग्नेय, कायांतरित और अवसादी सेल। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शेल समूहों जिनमें विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। ये जो है कायांतरित
और आग्नेय जो है विशाल पठारों में निर्माण होता है और वहाँ पर वे पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कांस्य शिलाओं के लिए पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। याद रखें यहाँ दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कांस्य शिलाओं के पाए जाने वाले ये उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों में अवसादी शैल समूहों के अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। ये जो है मैदानों और नवीन वलित पर्वत जो होता है वहाँ पर अवसादी शैल पाए जाते हैं। इसमें चूना पत्थर आप याद रखेंगे। फ्रांस के यहाँ पर पढ़ेंगे फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया के बाफेट स्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं जो कि लोहा कहाँ पाया जाता है, तांबा कहाँ और बॉक्साइट कहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है अफ्रीका में है, यहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है। ये उत्तरी अमेरिका में आप देख सकते हैं यहाँ पर लोहा भी पाया जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका में भी आपको लोहा, बॉक्साइट और तांबा भी मिलते हैं। ये तांबे के चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से दर्शाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं भारत में आपको तीनों चीज़ मिल रहे हैं, कौन-कौन? तो लोहा लोहा, बॉक्साइट और कुछ तांबे भी मिलते हैं। हिंद महासागर में कर्क रेखा है यहाँ पर। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि देश के हर आप देश दुनिया में देख सकते हैं विश्व में जो है लोहे, तांबे और बॉक्साइट के कहाँ-कहाँ भाग हमको मिले हैं, कहाँ-कहाँ ये खनिज हमको मिले हैं। आप उनका ब्यौरा भी आप देखिए धीरे-धीरे आपको यहाँ पर कहाँ क्या मिलता है, इसके बारे में भी अब बताया गया है। इस प्रकार से आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड में देखिए यहाँ पर क्या आप जानते हैं तो स्विट्ज़रलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है, यहाँ पर कोई ज्ञात खनिज नहीं है। अब एशिया से शुरू करते हैं तो एशिया में क्या-क्या पाया जाता है? तो चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है और यहाँ पर बी ये यहाँ पर जो है एशिया में विश्व का आधा जो है यहाँ पर आधे से अधिक टीन का उत्पादन होता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादों में एक में हैं। चीन सीसा, एंटम एंटमनी और टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। यूरोप में देखेंगे तो यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज, निकेल खनिज के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। अब उत्तर अमेरिका में देखेंगे तो उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। कहाँ के पर? तो ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शिल्ड प्रदेश और अल्पेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएँ। लौह अयस्क निकेल हो गया, सोना हो गया, यूरेनियम और तांबा का खनन जो है कनाडियन सिल्ड प्रदेश में और कोयले का अल्पेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। ये उत्तर अमेरिका के हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कोयला और खनिज, विश्व में खनिज और कोयले के वितरण को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये तमिलनाडु के नीचे जो है ये कोयले के खदान आपको देखने को मिले हैं। ऊपर आपको खनिज के दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो क्षेत्र आपको दिखने को मिला है, कोयला है, यहाँ पर भी कोयला है और अफ्रीका में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो हैं खनिज तेल जो कि सऊदी अरब, रूस, यहाँ पर रूस के क्षेत्र कुछ हो गए, सऊदी अरब, इराक इत्यादि क्षेत्रों में। यहाँ पर भी आपको खनिज तेल मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में भी खनिज तेल के कुछ भाग मिले हैं। तो इस प्रकार से आप इसके ब्यौरे को देख सकते हैं। आगे है दक्षिण अमेरिका।
ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखेंगे, ब्राज़ील क्या है? विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। कौन? तो चिली और पेरू। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व के में टीन के सबसे बड़ी उत्पादकों में एक हैं में से एक हैं। कौन-कौन? तो ब्राज़ील और बोल बोलीविया। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम और एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कंबोडिया में पाया जाता है। ये सब याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन ऑनलाइनर बहुत बनते हैं। आगे है अफ्रीका। अफ्रीका में देखेंगे तो अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह जो हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन? तो अफ्रीका जो है हीरा, सोना, प्लेटिनम का जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। आगे है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है और वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 अरब वर्ष पश्चात है। ये ऑस्ट्रेलिया का जो है पश्चिमी प्रांत है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम है। तो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो उत्पादक है बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया। यहाँ सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन, निकेल अग्रणी उत्पादक है इसका। यहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज भी जो है संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की कालगुल्ली और कुलगांडी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। अंटार्कटिका में देखेंगे अंटार्कटिका में देखेंगे तो विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान के कुछ संभवतः विशाल हैं के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। आगे है खनिजों के उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जला जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम से उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। ये सब याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस बार भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन कहाँ? तो क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। किससे? क्वार्ट्ज जिससे प्राप्त ये किससे किया जाता है? सिलिकॉन का। और एल्युमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। ये भी पूछा गया है कि एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो बॉक्साइट से। सिलिकॉन किससे? क्वार्ट्ज से। ये आप याद रखेंगे। इसका उपयोग जो है किसमें किया जाता है? तो कंप्यूटर में किया जाता है। का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन में होता है। आगे खनिजों का संरक्षण कैसे करेंगे? यहाँ पुनर्चक्रण आप देख सकते हैं। पुनर्चक्रण में पुनः प्रयोग और कम प्रयोग करके इसका पुनर्चक्रण किया जाता है। सोचिए और करें। खनिजों का संरक्षण, खनिज और नवीकरणीय संसाधन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। शक्ति संसाधन क्या है? तो सन्नी
कि माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में 1 गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुँचती है। सन्नी, क्या आपने स्नान किया? आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों मतलब गैजेट को सभी बिजली की खपत करते हैं, पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए प्रचालन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत का किस प्रकार से शक्ति ग्रिड ये है। ये विद्युत संभरण हेतु राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड का यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब है परंपरागत स्रोत। तो उस ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। क्या हैं ये? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं जो बहुत लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत हैं। अब ईंधन क्या है? तो ईंधन इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। ये क्या होती है? 50% ईंधन जो है 50% से अधिक ऊर्जा जो है ईंधन से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं एक पंखे को। यहाँ पर आपको समझाया गया है कैसे खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का उपयोग, लाभ, हानि सब कुछ आपको एक ग्राफ के माध्यम से बताया गया है। इस प्रकार आप समझेंगे खनिज तेल और प्राकृतिक गैस को, लाभ क्या है और हानि भी क्या है। लाभ क्या है? आसानी से परिवहनीय मतलब टैंकर, पेट्रो रसायन उद्योग का आधार क्या है? ये खनिज तेल का। इसमें जो है आसानी से परिवहन के लिए ये उपयोग में लाया जाता है। हानि क्या है? तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अपक्षय होता है। निर्मित प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा हो सकते हैं। अम्ल वर्षा होता है। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है। नया ईंधन आप जल्दी से नहीं उत्पन्न कर सकते, नहीं खोज सकते हैं। आसानी से परिवहनीय मतलब ये लाभ हैं इसके भी। प्राकृतिक गैस के पाइपलाइन के द्वारा तेल और कोयले में अधिक स्वच्छ होता है। ये प्राकृतिक गैस तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ होता है। तेल से ये प्राकृतिक गैस सस्ता होता है। आगे देखेंगे हानि में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन हैं? तो ईंधन और यहाँ पर देखेंगे कोयला के बारे में। ईंधन और कोयला में क्या जो है ये स्रोत हैं। ईंधन और कोयले के अंतर को हम देखेंगे। लाभ और हानि देखेंगे। ईंधन में तो सुप्राप्य है और हानि देखेंगे तो संग्रहण में अधिक समय उपयोग। और इसमें लाभ में देखेंगे तो बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है ईंधन। तो हानि में देखेंगे प्रदूषण फैलाने वाला है और हरितगृह प्रभाव में वृद्धि करता है और निर्वनीकरण ये है। और यहाँ पर लाभ देखेंगे कोयले का तो विस्तृत रूप से उपलब्ध है और विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। हानि में देखेंगे प्रदूषण का ये स्रोत है और भारी परिवहन के लिए ये भारी है। अब आगे है जल विद्युत। जल विद्युत क्या है? तो इसके लाभ और हानि देखेंगे। प्रदूषण मुक्त होता है जल विद्युत, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है और यह सस्ता है। और हानि देखेंगे तो स्थानीय समुदाय का विस्थापन हो जाता है और निम्न क्षेत्रों पर जल प्लावन होता है और स्थापित करने में खर्चीला होता है। ये जो जल विद्युत है स्थापित करने में खर्चीला होता है। यहाँ पर हम पढ़े ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर एक चित्र आपके माध्यम से उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जाती महिला को दिखाया गया। एक चित्र के माध्यम से पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो गए। ये याद रखेंगे, ये आपसे पूछा भी जाता है।
ताप और दाब के कारण जो है ये जीवाश्मी ईंधन बन गए को जो पौधा और जानवर जो बचा हुआ था, जो अवशेष था लाखों वर्षों में धरती के अंदर रहा, जिसके और दाब के कारण जो है ये जीवाश्मी ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गया। जीवाश्मी ईंधन जैसे आप समझ सकते हैं कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सब क्या है जीवाश्मी ईंधन है। ये परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, ये सब जीवाश्मी ईंधन है। दाब और ताप के कारण जो है धरती में लाखों वर्ष अंदर जो है दबे रहे पौधे और जानवर, इसके कारण जो है ये जीवाश्मी ईंधन हो गए। जैसे इसमें जो आप कोयला क्या निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं, प्राकृतिक गैस, ये सब जो है मुख्य इसके स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इसका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है। इसीलिए ये शीघ्र ही समाप्त समाप्त होने वाले हैं। इसके कारण जो है ये समाप्त होने वाला है। अब कोयला क्या है, कोयले के बारे में हम पढ़ेंगे तो कोयला यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों, लोहा और इस्पात वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं और जो कोयले से प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, तापीय ऊर्जा। कोयला जिसका हम उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व जो है विशाल फन और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। ऊपर हम पढ़े थे जो दाब और ताप के कारण जो पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे थे, जीव थे, वो सब दब गए, उसके कारण जो है इन सब का जो है जीवाश्म ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। इसमें एक कोयला भी है जो कि यहाँ पर बताया गया है कि परतों में दबने से बना है। कोयला इसीलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादन क्षेत्र में अब रानीगंज पश्चिमी बंगाल में तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में जो है देखने को मिलता है। ये कोयला उत्पादन के क्षेत्र भारत में है। यहाँ पर तापीय ऊर्जा संयंत्र देख सकते हैं जो कोयले के द्वारा चलाए जाते हैं। अब आगे है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम आप समझेंगे तो पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। ये कैसा होता है? काले जो है गाढ़े द्रव होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे होते हैं? इसके रंग होते हैं गाढ़े काले द्रव जैसे। यह सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रम से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किया जाता है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है और पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादक को क्या बोलते हैं? इसको काला सोना बोलते हैं। क्योंकि ये बहुत ही अधिक मूल्यवान है और यह जो है बहुत ही अधिक मूल्यवान होता है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश में ईरान है, इराक है, सऊदी अरब और कतर है। अन्य प्रमुख उत्पादक देश में संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, वेनेजुएला है और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम के डिगबोई और मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा में है यहाँ पर भारत में। अब देखेंगे शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। तो पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्द पेट्रो अर्थ क्या है, तो सेल, ओलियम अर्थ क्या है, तेल। मतलब सेल, ओलियम अर्थ है इसका तेल से लिया गया है। इसीलिए पेट्रोलियम का अर्थ सेल तेल होता है। क्या होता है? सेल तेल होता है। यहाँ पर देख सकते हैं काला सोना अपरिष्कृत पेट्रोलियम जो कि काला सोना के नाम से आप इसको जानते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। अब आगे है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जिसके विविध उपयोग हैं। इसका उपयोग खनिज के क्षेत्र में विद्युत पैदा करने के लिए उद्योगों में
तापन के लिए रासायनिक, पेट्रो रसायन और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में, परिवहन ईंधन के रूप में और कोकन ईंधन के रूप में किया जाता है। विश्व स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ईरान, कतर, चीन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में प्रमुख प्राकृतिक गैस का भंडार जो है मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन और कम्बे बेसिन और त्रिपुरा के और असम में स्थित है। यहाँ पर भारत में पाए जाते हैं ये प्राकृतिक गैस के कुछ जगह। क्या आप जानते हैं? यहाँ पर देखेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस एक प्रचलित पर्यावरणीय हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना से जो है कम प्रदूषण करती है। अब है जीवाश्म ईंधन की हमारी खपत में तेज वृद्धि के कारण चिंताजनक दर से तेल निचय का ह्रास हुआ है। इस ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषण भी चिंता का विषय है। प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में है और सबसे स्वच्छ चलने वाली हाइड्रोकार्बन है। यह जो है प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में है और सबसे स्वच्छ जलने वाला हाइड्रोकार्बन है, जो विद्युत पैदा करने के लिए जलाए जाने पर जो है लगभग कार्बन डाइऑक्साइड का आधा और कोयले के वायु प्रदूषक का 10वां जो है हिस्सा करती है। ये जो यहाँ पर विद्युत पैदा करती है प्राकृतिक गैस, ये कोयले के 10वें हिस्से और यहाँ पर इसका जो है तेल है जो जलाया जा रहा है, विद्युत पैदा कर रहे हैं, उसका जो है आधा होता है पैदा करते हैं। प्राकृतिक गैस ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर परंपरागत स्रोतों का जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ विकल्प के रूप में समर्थन देने में मदद करती है। प्राकृतिक गैस का उपयोग जो है क्या करते हैं, उपयोग से जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का तक जाने की यात्रा को पार करने में मदद मिल सकती है। प्राकृतिक गैस के उपयोग अगर हम करेंगे तो जीवाश्म ईंधन से उन जो है स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों तक जाने की यात्रा को हम जो है मदद मिल सकती है इससे। अब है जल विद्युत। जल विद्युत क्या है? तो जल विद्युत में आप पढ़ेंगे वर्षा में अगर बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित जो है टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है और इसी को जल विद्युत कहते हैं। जब टरबाइन से क्या करते हैं, जब नीचे टरबाइन पर जो है जल गिरता है तो वो घूमने लगता है, जिससे ब्लेड जो है जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं और इससे जो है विद्युत उत्पन्न होता है। आप समझ गए हैं? इससे विद्युत उत्पन्न होता है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। विद्युत और विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देशों में पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नगर, गांधी सागर, नागार्जुन और दामोदर नदी घाटी परियोजना है। यहाँ पर जो है विद्युत बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जल विद्युत का जो है यहाँ पर दिखाया गया है। ये पहले इसको पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन था? नॉर्वे था। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, नॉर्वे था। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे विद्युत का उपयोग किया जा रहा है। ये देख सकते हैं ये क्या है? टरबाइन है, पंखी जो लगा हुआ है टरबाइन है। ये जल का भंडार है, जल छोड़ा जाता है और यहाँ जल पे क्या होता है, पानी पड़ता है और ये घूमने लगता है, जिससे के कारण जो है यहाँ पर से देख सकते हैं यहाँ पर जनरेटर है, जनरेटर स्टार्ट होता है और यहाँ से बिजली उत्पन्न होती है और यहाँ पर जाके तार लगा हुआ है। यहाँ से बिजली का कनेक्शन दिया गया है और यहाँ से हर तार से बिजली को सप्लाई किया जाता है। इस प्रकार से बिजली का जो है उत्पादन किया जाता है जल विद्युत के द्वारा। आगे है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत।
जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान से उसका जो है उपभोग लगातार होता रहा, तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय हैं के उपयोग की आवश्यकता है। अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो यहाँ जो ईंधन जीवाश्मी ईंधन है उसका जो है खपत कम हो जाएगा और यह जो है खत्म होने की जो 10 साल हैं वो 15 साल तक चल सकते हैं। इस प्रकार आप उदाहरण से समझ सकते हैं। आगे आप जानते हैं कि क्या आप जानते हैं विश्व की प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। कहाँ पर है? तो ये स्कॉटलैंड में है। अब सौर ऊर्जा को हम पढ़ेंगे तो सौर ऊर्जा ऊष्मा जो है सौर ऊर्जा क्या है? तो सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए जो है सौर ऊर्जा उपयोग की प्रौद्योगिकी और लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सौर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने के लिए यातायात संकेतों में भी होता है। सौर ऊर्जा जो है इस प्रकार से आप पैनल का उपयोग करके सौर ऊर्जा का जो है इस्तेमाल हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए पवन ऊर्जा क्या है और यहाँ सौर ऊर्जा क्या है, परमाणु ऊर्जा क्या है, ज्वारीय ऊर्जा क्या है, बायोगैस क्या है, उसके लाभ और हानि को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और देखिए सबसे पहले है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में आप देखेंगे लाभ क्या है तो प्रदूषण मुक्त होता है। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत होती है, सुरक्षित और साफ है। कौन? तो पवन ऊर्जा। हानि क्या है? ध्वनि प्रदूषण है, यहाँ पर आवाज़ होती है जब ये चक्के इसके ब्लेड चलते हैं तो ये आवाज़ करते हैं। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा होता है। रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान ये करता है। पंछियों के लिए क्या होता है? ये हानिकारक होता है पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? तो असामाप्य है, ये कभी समाप्त नहीं होता है। प्रदूषण मुक्त होता है, ये सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होता है। हानि क्या है? ये खर्चीला होता है। स्रोत के विकसित होने से ऊर्जा की बर्बादी होती है। स्रोत के विकसित होने से क्या होती है? ऊर्जा की बर्बादी हो जाती है। ज्वारीय ऊर्जा क्या है? तो प्रदूषण मुक्त होता है और समाप्य है। और ये हानि क्या है? तो वन्य जीव आवास का नष्ट हो जाता है और दोहन में कठिन होती है। यहाँ पर देखेंगे तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हम पढ़ रहे हैं तो इसमें आप एक और देख लेंगे तो परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा बड़ी मात्रा में जो है ये ऊर्जा उत्पादन करता है और हानि क्या है? तो रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करता है और यह खर्चीला है। आगे है बायोगैस। बायोगैस के लाभ क्या है? तो कम लागत है, उपयोग में आसान होता है, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन होता है। हानि क्या है? हरित गृह प्रभाव का कारण होता है बायोगैस। भूतापीय ऊर्जा क्या है? तो लाभ इसका क्या है? स्वच्छ, पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध होता है भूतापीय ऊर्जा। और हानि क्या है? शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला होता है, ये इसमें भूतापीय ऊर्जा में। इस प्रकार हम इसको पढ़े। आगे है पवन ऊर्जा के बारे में हम पढ़ेंगे अब। पवन ऊर्जा क्या है? तो पवन ऊर्जा अभी हम पढ़े तो एक क्या है? असमाप्त स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पवन घाटियों के में यहाँ जो है प्रबल और लगातार हवाएं कहाँ? तटीय क्षेत्रों में चलती हैं। वहाँ स्थित पवन फार्म जैसे देखेंगे तो नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन के में उल्लेखनीय हैं। ये जो देख रहे हैं आणविक ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर दिया गया है। परमाणु ऊर्जा क्या है? तो परमाणु ऊर्जा आप देखेंगे परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर पर प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। किससे? तो यूरेनियम और थोरियम से।
ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कल्पक्कम में ये देख सकते हैं, परमाणु आणविक ऊर्जा जो है, आणविक ऊर्जा संयंत्र कल्पक्कम में लगाया गया है। यहाँ पर देखेंगे क्या है आगे, ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं, और ये जो है नाभिकीय विखंडन से गुजरता है, और उत्सर्जन ऊर्जा को तापीय उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और इसके कारण जो उत्सर्जन ऊर्जा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा से सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। ये कहाँ है? संयुक्त अमेरिका और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि थोरियम कहाँ पाया जाता है, तो थोरियम कहाँ पाया जाता है, तो विशाल मात्रा जो है केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्का, महाराष्ट्र में तारापुर, और राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, और उत्तर प्रदेश में नरोला, और कर्नाटक में केंगा में है। ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में कलपक्का में, महाराष्ट्र में तारापुर में, राजस्थान में कोटा में के निकट राणा प्रताप सागर, और उत्तर प्रदेश नरोला, और कर्नाटक में केंगा में। यहाँ पर आप भूतापीय ऊर्जा यहाँ पर देख सकते हैं। एक कुकर, सौर कुकर क्या है, तो सौर कुकर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कैसे खाना बनता है सौर कुकर से। कार की एक पुरानी ट्यूब लें और इसमें हवा भरकर लकड़ी की एक चबूतरे पर रखें। एल्युमिनियम के नलीदार बर्तन को बाहर से काला कर दें, और उसमें 1 कप चावल के साथ 2 कप जल मिलाएँ। इसको एक ढक्कन में से बंद करें और उसे ट्यूब के भीतरी हिस्से में रखें। अब शीशे के एक फ्रेम को ट्यूब के ऊपर रखें और इसे धूप में खड़ा कर दें। शीशे के फ्रेम को खड़ा करने के बाद हवा ना तो अंदर आ सकती है और ना ही बाहर जा सकती है, जबकि सूर्य की किरणें ट्यूब से घिरी एक बंद खाली जगह में रोक ली जाती है, और ट्यूब की जो है ये यहाँ पर रोक ली जाती है, जिसके कारण जो है, और यह बाहर नहीं निकल पाती है। तापमान धीरे-धीरे बढ़ता है और इससे जो है चावल पक जाता है। इस प्रकार से चावल जो है यहाँ पर पक जाते हैं। भूतापीय ऊर्जा क्या है? इसके बारे में हम देखें तो ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। जो पृथ्वी से प्राप्त करते हैं उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी-कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षा से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा बनाने, खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के प्रयोग में लाई जाती हैं। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय संयंत्र है। कहाँ? यूएसए में, अमेरिका में। इसके बाद ये न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और लद्दाख में पुंगा घाटी में स्थित है। कहाँ? मणिकरण और पुंगा घाटी में। यहाँ पर मणिकरण और में भूतापीय ऊर्जा आप देख सकते हैं, ये कहाँ है? तो मणिकरण में। और भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाते हुए दूसरे में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया। दूसरे में ऊपर में आप देखेंगे कैसे परमाणु ऊर्जा का जो है कार्य कैसे होता है। तो यहाँ पर विखंडन के द्वारा ऊष्मा प्राप्त किया जा रहा है। नाभिकीय रिएक्टर है, यहाँ से जल का जो है स्रोत जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर जो है जल का स्रोत ऐसे आ रहा है। ये दोनों का है जो आपस में यहाँ विखंडन हो रहा है, यहाँ से जल आता है और यहाँ विखंडन होता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ से भाप का जो है, यहाँ से भाप जाता है, यहाँ से भाप जाता है। फिर यहाँ पर देखते हैं टरबाइन लगा हुआ, यहाँ से ये नाचता है टरबाइन, और टरबाइन नाचते हैं तो ये जनरेटर है, जनरेटर से यहाँ पर बिजली का उत्पादन हो जाता है। टरबाइन नाचेगा, बिजली का उत्पादन हो जाएगा। इस प्रकार से आप परमाणु ऊर्जा को देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है प्राकृतिक दरार, और भूतापीय ऊर्जा का भी यहाँ पर देख सकते हैं कैसे दिया गया है। तो कुआँ के रूप से यहाँ जल का जो है, यहाँ जल का स्रोत लेते हैं, यहाँ भाप है, यहाँ पर भाप बनता है, और यहाँ पर टरबाइन लगा हुआ, ये नाचता है, और जनरेटर लगा हुआ, इससे बिजली उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं प्राकृतिक दरार है, ये क्या है? प्राकृतिक दरार है। आगे क्या आप जानते हैं?
विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया। ये जो ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन है कहाँ बनाया गया? तो सबसे पहले है ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। अब ज्वारीय ऊर्जा क्या है? तो ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वार से जो उत्पन्न ऊर्जा आता है, ज्वार भाटा पहले हम पढ़ चुके हैं, जो आती है वो ज्वार, जो जाती है भाटा। उस प्रकार के जो है आने और जाने के बीच में जो टरबाइन घूमता है, इससे क्या बनता है? तो बिजली उत्पन्न होती है और वहीं पर लगा देते हैं जनरेटर को और बिजली उत्पन्न हो जाती है। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के किनारे समुद्र के सक्रिय मुहाने में बाँध का निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बाँध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। कहाँ? कच्छ की खाड़ी में, भारत में हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं कि कैसे ज्वारीय तापीय ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। ये जो देख सकते हैं निम्न ज्वार है, ये निम्न ज्वार भाटा है, उच्च ज्वार है। उच्च ज्वार यहाँ पर आया, ये टरबाइन को घुमाया, निम्न ज्वार में बदला, फिर जो है यहाँ जनरेटर है, टरबाइन को घूमता है, इससे बिजली उत्पन्न होती है। आगे देखेंगे बायोगैस। बायोगैस क्या है? बायोगैस जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। बायोगैस किसको कहते हैं? मृत पौधा हो गया, जंतु के अवशेष हो गए, पशु के गोबर हो गए, अपशिष्ट जो भी घर के रसोई हैं उसको जो है इसमें रखकर इसको बदला जाता है किसमें? तो बायोगैस में। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ये भी पूछा जाता है बायोगैस में किसका मिश्रण है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। इससे जो है जैव खाद का उत्पादन होता है। ये देख सकते हैं कड़ाही में इसमें आप डालते हैं, इससे बायोगैस टैंक है, यहाँ से गैस बनता है। यहाँ पर मृदा खाद इत्यादि आप डालते हैं, ये निकासी क्षेत्र है, यहाँ पर से निकालते, इससे उर्वरक निकाल सकते हैं, इससे खाद निकाल सकते हैं। यहाँ पर मृदा सब कुछ देख गैस बना हुआ है, यहाँ से आप भाप के द्वारा यहाँ से आप ईंधन का निर्माण कर लेते हैं, ईंधन इससे निकल जाता है। और यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। इस हमसे हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करने के एक विभिन्नता ला सकते हैं, जो है ना ऊर्जा करेंगे तो एक विभिन्नता ला सकते हैं। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। ऊर्जा की बचत क्या है? ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएँ और अभी ही कार्य करें। ऊर्जा के भविष्य जो है आगे की पीढ़ी के लिए हम उसके भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर है, तीसरा अध्याय समाप्त होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। यहाँ से बहुत सारे खनिज के बारे में जो भी आप पढ़े हैं, जहाँ-जहाँ भी क्या पाए जाते हैं, किस देश में क्या पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। 1-2 बार इसको और पढ़ेंगे ताकि आपको ये याद हो जाएँगे और यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे आपसे वो बन जाएँगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ऑनलाइनर क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।